झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। मैं हूं पायल और आज झलक में हम बात करेंगे पिछले हफ्तों की महत्वपूर्ण खबरों पर, जो कि है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। ISRO's next mission to moon. ISRO is preparing for one more lunar mission, this one in collaboration with Japanese space agency, the Japan Aerospace Exploration Agency. ISRO एक और चंद्र मिशन की तैयारी कर रहा है। ये जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के सहयोग से है। तो की पॉइंट्स की बात करें, द मिशन कॉल्ड लूपेक्स और लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन इज स्लेटेड फॉर 2024-25। लूपेक्स ISRO को चंद्रमा की सतह की जांच करने का एक और मौका प्रदान करेगा। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, लूपेक्स चंद्रमा के पोलर रीजन्स यानी ध्रुवीय क्षेत्रों का भी पता लगाएगा। इस बार स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। लूपेक्स इज आल्सो प्लान टू इन्वेस्टिगेट द अबंडेंस ऑफ वाटर इन द पोलर रीजन्स एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ लोकेटिंग अ लॉन्ग टर्म स्टेशन इन दीज एरियाज। लूपेक्स मिशन के लिए लॉन्च वाहन और रोवर का योगदान जापानी एजेंसी द्वारा किया जाना है, जबकि लैंडर ISRO से आएगा। ISRO गगनयान मिशन एंड व्योममित्र रोबोट। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ISRO के गगनयान मिशन की प्रगति पर एक महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान किया है, जिसमें कहा गया है कि मिशन के लिए परीक्षण अक्टूबर 2023 में शुरू होंगे। गगनयान मिशन के दूसरे चरण में व्योममित्र का प्रक्षेपण होगा, जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो महिला पोशाक में अंतरिक्ष यात्रा इकाई जैसा दिखता है। इस ह्यूमनॉइड रोबोट को विभिन्न कार्यों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो मनुष्य अंतरिक्ष वातावरण में करेंगे। प्रारंभिक चरणों के बाद गगनयान परियोजना का मानव युक्त मिशन होगा, जिसमें 1 से 3 अंतरिक्ष यात्रियों की तैनाती शामिल होगी। व्योममित्र को विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए तैयार किया गया है, जो शोधकर्ताओं को अंतरिक्ष स्थितियों में मानव व्यवहार का आकलन करने की अनुमति देता है। ये मिशन एक व्यापक अंतरिक्ष उद्यम है, जिसका उद्देश्य मानव अंतरिक्ष उड़ान संचालित करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। आदित्य L1। ISRO के आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य सूर्य की कोरोना उसकी सबसे बाहरी परत का अध्ययन करना है, उसकी स्टडी करना है। आपको बता दें, आदित्य L1 मिशन नाम जो दिया गया है, ISRO का स्पेसक्राफ्ट सितंबर की शुरुआत में सूरज की ओर यात्रा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसकी लॉन्च तिथि 2 सितंबर निर्धारित है। ये मैजेस्टिक इवेंट भारत के आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल पर होगा। इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन ने कई हिस्टोरिक लॉन्चेस देखे हैं और अब ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर आदित्य L1 का प्रक्षेपण का गवाह बनने जा रहा है। आदित्य L1 को सूरज के आसपास रहस्यमय परतों, खास रूप से प्रोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की गहराई में जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए स्पेसक्राफ्ट 7 एडवांस पेलोड सज्जित है। प्रत्येक सूर्य के रहस्यों को जानने की मिशन की एक खोज में एक अद्वितीय उद्देश्य को पूरा करता है। नटराज स्टैचू हेडेड टू G20 समिट रेडी। दुनिया की सबसे ऊंची माने जाने वाली 28 फीट की नटराज कांस्य मूर्ति नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन स्थल तक जाएगी, जो इस कार्यक्रम में एक कल्चरल टच यानी सांस्कृतिक स्पर्श जोड़ती है। The Nataraj statue, weighing 19 tons, is composed of 8 metals including gold, silver, lead, copper, tin, mercury, iron and zinc. It hails from Swami Malai, Tamil Nadu. The statue represents Lord Shiva, Nataraj dancing. Swami Malai is believed to be one of the 6 holy abodes of Lord Murugan, known as the Padai Vedugal of Lord Murugan. Nataraj statue crafted using the lost wax casting method. It follows the Chola tradition with molten bronze poured into clay molds. Commemorative coin on Antigua. राष्ट्रपति मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री T. रामा राव के सम्मान में एक स्मारक सिक्के का अनावरण किया है। ये समारोह प्रतिष्ठित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में हुआ, जो N.T. रामाराव के उल्लेखनीय जीवन और योगदान के शताब्दी साल को चिन्हित करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय सिनेमा और संस्कृति पर खास रूप से तेलुगु फिल्मों में उनके असाधारण काम के माध्यम से N.T. रामाराव के महत्वपूर्ण प्रभाव को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता, राव की विरासत सिल्वर स्क्रीन से आगे बढ़कर सार्वजनिक सेवा और नेतृत्व के क्षेत्र तक फैली थी। सिक्का इस प्रतिष्ठित व्यक्ति के विशाल योगदान और प्रभाव के लिए स्मरण और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में काम करता है। इंडिया 6th माइनर इरिगेशन सेंसस। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने पूरे भारत में सिंचाई प्रथाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए माइनर इरिगेशन स्कीम्स की छठवीं जनगणना जारी की है।
बात करते हैं इसकी। A total of 23.14 million minor irrigation schemes have been reported in the country. Among these, 21.93 million are groundwater schemes and 1.21 million are surface water schemes. Dug wells have the highest share in MI schemes, followed by shallow tube wells, medium tube wells and deep tube wells. महाराष्ट्र में डग वेल्स, सरफेस फ्लो और सरफेस लिफ्ट स्कीम्स में अग्रणी राज्य है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब क्रमशः शैलो ट्यूबवेल्स, मीडियम ट्यूबवेल्स और डीप ट्यूबवेल्स में अग्रणी राज्य है। आपको बता दें, योजनाओं में इस एसडब्ल्यू योजनाओं में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और झारखंड की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इंडियाज एजिंग वर्कफोर्स, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी युवा आबादी होने के बावजूद CMIEs यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के इकोनॉमिक आउटलुक के डेटा का इस्तेमाल करके भारत के कार्यबल के विश्लेषण के अनुसार भारत का कार्यबल तेजी से बूढ़ा हो रहा है, जो कि एक कंसर्निंग ट्रेंड है, एक चिंताजनक बात है। एजिंग वर्कफोर्स यानी वृद्ध कार्यबल का मूल रूप से मतलब ये है कि अगर कोई भारत में सभी नियोजित लोगों को देखता है तो युवा लोगों की हिस्सेदारी कम हो रही है, जबकि 60 साल के करीब की उम्र वाले लोगों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। जबकि युवा आबादी में 2.64 करोड़ की वृद्धि हुई है। इस समूह में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 3.24 करोड़ की भारी गिरावट आई है। एजिंग वर्कफोर्स में योगदान देने वाले फैक्टर्स में लैक ऑफ एडिक्वेट जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्किल मिसमैच, इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस है, पर्याप्त नौकरी के अवसरों की कमी, कौशल घटती कार्यबल आर्थिक विकास क्षमता को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि छोटी कामकाजी उम्र की आबादी उत्पादन और उपभोग में कम योगदान देती है। एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच को मजबूत करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स का पुनर्गठन किया है। सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को भेजे जाने से पहले ABBFF बैंक धोखाधड़ी मामलों के लिए प्रथम स्तरीय परीक्षा इकाई के रूप में काम करता है। ABBFF को वित्तीय प्रणाली के भीतर आवधिक धोखाधड़ी विश्लेषण करने का अधिकार है। पुनर्गठित ABBFF बोर्ड में अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में अपनी विशेषज्ञता का योगदान दे रही है। ABBFF के अध्यक्ष और सदस्य 2 साल के कार्यकाल के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। नितिन गडकरी ने पहली एथेनॉल पावर्ड टोयोटा इनोवा कार पेश की है, जो पहले BS6 यानी स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के रूप में ग्लोबल इनोवेशन में सबसे आगे का प्रतिनिधित्व करती है। इस नई अनावरण की गई कार दुनिया की प्रमुख BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स ईंधन वाहन के रूप में खड़ी है। अत्याधुनिक तकनीक के संयोजन और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। आपको बता दें, इसके इंजन में ऐसे गुण हैं जो पूर्ण दहन का समर्थन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन कम होता है। Government reports reveal substantial improvements in carbon monoxide emission reductions when using E20 fuel, 50% lower in 2-wheelers and 30% lower in 4-wheelers। अब बात करते हैं पीपल न्यूज यानी उन लोगों के बारे में जो पिछले हफ्ते न्यूज में बने रहे, सुर्खियों में बने रहे और क्यों सुर्खियों में बने रहे। सबसे बड़ी बात करते हैं शेफ संजीव कपूर की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC ने अपने इंडियन एक्स्ट्रा तेज LPG ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर से हाथ मिलाया है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की एक प्रमुख कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कमर्शियल और इंडस्ट्रियल LPG सेगमेंट में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आपको बता दें, संजीव कपूर एक भारतीय सेलिब्रिटी शेफ, उद्यमी और टेलीविजन व्यक्तित्व हैं। उनके टीवी शो खाना खजाना की मेजबानी उन्होंने की थी, जो एशिया में अपनी तरह का सबसे लंबा चलने वाला शो था, जिसे 120 देशों में प्रसारित किया गया था और 2010 में 500 मिलियन से ज्यादा दर्शक उसको मिले थे। एमरसन मनांगागवा, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट का प्रतिनिधित्व करने वाले एमरसन मनांगागवा ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल हासिल किया है। द जिम्बाब्वे इलेक्टोरल कमीशन अनाउंस्ड Emerson as the victor with 52.6% of the vote, while his closest rival Nelson Chamisa of the Citizens Coalition for Change trailed behind at 44%. Emerson is a Zimbabwean politician who has served as president of Zimbabwe since 24 November 2017. He was born in 1942 in Shavani, Southern Rhodesia, to a large Shona family. गीतिका श्रीवास्तव, 28 अगस्त 2023 को मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की रहने वाली गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में चार्ज दी अफेयर के पद पर नियुक्त किया है।
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की रहने वाली गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी का इंचार्ज नियुक्त किया गया है। वह भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा इस प्रतिष्ठित भूमिका के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। गीतिका ने लगभग 20 साल पहले एक डिप्लोमेट के रूप में अपना करियर शुरू किया था। 2005 में उन्हें प्रथम सचिव के रूप में चीन में तैनात किया गया था। उन्होंने विदेश कार्यालय में इंडो पैसिफिक डिवीजन के प्रभारी संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली गीतिका ने कोलकाता में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी और विदेश मंत्रालय के IOR डिवीजन में निदेशक के रूप में भी काम किया। अब बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। प्रियान सेन क्राउन मिस अर्थ इंडिया 2023। नई दिल्ली में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 राष्ट्रीय फाइनल के दौरान प्रियान सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता। राजस्थान के जयपुर की 20 वर्षीय स्टूडेंट डांसर और टेक्वांडो प्लेयर ने पिछले साल की विजेता वंशिका परमार की जगह ली है। अब वे इस दिसंबर में वियतनाम में मिस अर्थ 2023 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार करेंगी। उन्हें अपना ताज कोरिया की मौजूदा मिस अर्थ मीना सुक चोई से मिला, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मिस अर्थ एयर शेरिडन मोडलॉक के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ई गवर्नेंस पर 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रालय के स्वामित्व योजना को ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित ई गवर्नेंस पर 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। विकसित भारत नागरिकों को सशक्त बनाना थीम वाले इस आयोजन का उद्देश्य अत्याधुनिक तकनीकों, प्रभावी ई गवर्नेंस रणनीतियों और विभिन्न हितधारकों के बीच ज्ञान साझा करने पर चर्चा की सुविधा प्रदान करना है। सम्मेलन ने ई गवर्नेंस में नवीनतम तकनीकी प्रगति पर प्रभावी ढंग से चर्चा को बढ़ावा दिया है, जिससे सीखने और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान किया गया। आपको बता दें, स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के दिमाग की उपज एक क्रांतिकारी पहल का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य गांव बसे हुए क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को संपत्ति का स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023। 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में की गई है। आपको बता दें, इस नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 का जो केंद्र बिंदु रहा, उसमें टैलेंटेड विनर्स का एक समूह सामने आया, जिन्होंने इंडिया सिनेमैटिक लैंडस्केप पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इन पुरस्कारों को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है, जो देश की समृद्ध सिनेमाई टपेस्ट्री में योगदान करने वाले व्यक्तियों के समर्पण और रचनात्मकता के प्रमाण के रूप में काम करता है। आपको बता दें, ये आयोजन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा किया जाता है। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 की कंप्लीट विनर्स लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीएम मोदी ऑनर्ड विद ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एथेंस में ग्रीस की राष्ट्रपति कतरीना एंड सकेनारोपालू ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्रियों को ये प्रख्यात हस्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रीस की कद को बढ़ाने में योगदान दिया है। ये पुरस्कार भारत और ग्रीस के बीच संबंधों को मजबूत करने के पीएम मोदी के प्रयासों की एक महत्वपूर्ण मान्यता है। दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का एक लंबा इतिहास है और ये पुरस्कार इस रिश्ते के बढ़ते महत्व का एक प्रमाण है। 65th रैमन मैग्सेसे अवार्ड्स 2023। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इस साल समारोह के 65वें संस्करण में 4 एशियाई लोगों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार एक उल्लेखनीय सम्मान है जो असाधारण भावना और प्रभावशाली नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष समारोह में 4 एशियाई लोगों को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जिसमें बांग्लादेश से कोरबी रक्षद, तिमोर लेस्ते से यूजोनियो लेमोस, फिलीपींस से मिरियम कोरोनेल फेरर और भारत से डॉक्टर रवि कन्नन को ये पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं रैमन मैग्सेसे अवार्ड्स 2023 की कंप्लीट विनर लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। नीरज चोपड़ा विन्स गोल्ड एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज के गोल्ड मेडल ने न केवल उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड में एक प्रतिष्ठित उपलब्धि जोड़ी, बल्कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की पदक तालिका में भी योगदान दिया है। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने, जो भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नीरज के असाधारण प्रदर्शन को उनके दूसरे प्रयास के दौरान
88.17 मीटर के उल्लेखनीय थ्रो ने उजागर किया है। आपको बता दें, नीरज को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, खास रूप से पाकिस्तान के अरशद नदीम से, जिन्होंने 87.82 मीटर की सराहनीय थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023, मैक्स वर्स्टैपन ने लगातार तीसरे साल डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है, एक बार फिर अपनी घरेलू दौड़ में जीत हासिल करी है। The race was held at Circuit Zandvoort in the Netherlands on August 27, 2023. BWF World Championships 2023. 2023 BWF World Championships एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो 21 से 27 अगस्त तक 2023 तक रॉयल एरेना कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है। और मेंस डबल्स, मेंस सिंगल्स, विमेन सिंगल्स और विमेन्स डबल्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फीफा लिफ्ट्स बैन ऑन श्रीलंका फुटबॉल फेडरेशन। वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल फेडरेशन पर से प्रतिबंध हटा दिया है, बैन हटा दिया है। फेडरेशन के मामलों में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के कारण जनवरी 2023 में प्रतिबंध लगाया गया था। फीफा महासचिव फातिमा समोरा द्वारा 28 अगस्त को लिखे पत्र में कहा गया है कि फीफा ब्यूरो ने 27 अगस्त को FFSL के निलंबन को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया था। FFSL अपनी कार्यकारी समिति के लिए नए सिरे से चुनाव कराने पर भी सहमत हो गया है। प्रतिबंध हटने के साथ FFSL सदस्य क्लब और टीमें अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रतिबंध हटाने के फीफा ब्यूरो के फैसले का श्रीलंकाई सरकार और देश में फुटबॉल समुदाय ने स्वागत किया है। सरकार ने कहा कि वह श्रीलंका में फुटबॉल के विकास को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडिया रिटेन्स टॉप स्पॉट अमंग इमर्जिंग ट्रेंड्स। भारत जुलाई में लगातार 5वें महीने में इमर्जिंग मार्केट्स लीग टेबल में शीर्ष पर रहा है। Mints Emerging Markets Tracker ranks emerging markets based on 7 high-frequency indicators. India retained its top spot for the fifth month in a row with a composite score of 75. According to Mints Emerging Markets Tracker, Brazil has the highest import cover among the emerging markets. The Philippines have 2 places to the third spot due to positive growth in exports. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरा था, उसको नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका से वस्तुतः चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की ऐतिहासिक लैंडिंग देखने के लिए इसरो टीम में शामिल हुए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जिस स्थान पर लैंडर चंद्रमा पर उतरा था उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, और जहां चंद्रयान 2 ने छुआ था उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भावना का जश्न मनाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 29 अगस्त 2023 को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 29 अगस्त 2023 को मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद की स्थायी विरासत को श्रद्धांजलि है। ये दिन हम सभी के लिए एथलीटों के योगदान, उनकी दृढ़ संकल्प और असाधारण उपलब्धियों और समाज को आकार देने में उनके प्रभाव को याद करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करता है। ये दिवस हमारे दैनिक जीवन में खेल और शारीरिक गतिविधि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का मौका प्रदान करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस गतिहीन जीवन और जीवन शैली से संबंधित बीमारियों की बढ़ती चिंताओं को संबोधित करते हुए नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व पर भी जोर देता है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022। द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 ने स्मार्ट सिटीज मिशन में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर और मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मान्यता दी। The awards celebrate the progress and achievements of cities and states in promoting sustainable development and enhancing the quality of urban life across India. आपको बता दें, स्मार्ट शहरों में सूरत और आगरा ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है, और राज्यों में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। यूपी गॉट टॉप रैंक इन माइनर इरिगेशन स्कीम्स। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट जारी की गई है। देश में सबसे ज्यादा एमआई योजनाएं उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। भारत में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाओं में से 94.8% भूजल और 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। This report will be useful for planners, policymakers, research scholars, agricultural and groundwater scientists, administrators, and all concerned with development of irrigation and agricultural economy of the country. International Day Against Nuclear Test 2023. न्यूक्लियर टेस्टिंग यानी परमाणु परीक्षण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाया जाता है। न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ
न्यूक्लियर टेस्ट के खिलाफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट का मकसद है मानव जाति, पर्यावरण और ग्रह यानी प्लैनेट पर विनाशकारी प्रभावों को रोकने के लिए परमाणु आपदाओं को रोकने की आवश्यकता पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना। तब से अब तक 2000 से ज्यादा परीक्षण हो चुके हैं, जिनमें से सभी का पर्यावरण के साथ साथ मानव जीवन पर भी भयानक और दुखद प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा वायुमंडलीय परीक्षणों में परमाणु परिणाम के खतरे भी हैं। ऐसे विनाशों के मद्देनजर इस तरह से परीक्षण के खिलाफ एक दिन मनाने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि ज्यादा लोगों को स्थिति की गंभीरता के बारे में जागरूक किया जाए। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक झलक में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या किसी भी तरह से यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Also, please subscribe to our channel for more videos like this and don't forget to hit the bell icon for updates. Thank you.